नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला पर यूपी की बात। इस शो में हम बात करते हैं यूपी की बड़ी खबरों पर। इस चर्चा में रोजाना की तरह मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी लखनऊ से मेरे साथ जुड़ेंगे, जो हमें बताएंगे हर खबर के पीछे की खबर। चलिए शुरू करते हैं आज का शो। और आज की पहली खबर है सांसद अफजाल अंसारी से जुड़ी हुई। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कृष्णानंद हत्याकांड मामले में गैंगस्टर के तहत मिली सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की अपील स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही गैंगस्टर मामले में विशेष कोर्ट की ओर से सुनाई गई 4 साल की सजा रद्द हो गई है। अब अफजाल की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी। उत्कर्ष, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, पूरा मामला जो है काफी पुराना ये एक मामला है, लेकिन इसकी फिलहाल लीगल पर्सपेक्टिव को देखा जाए, अगर कानूनी लड़ाई को जी। देखा जाए जिस मामले में पूरा आया है, तो पिछले दिनों पर और खास तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले एक फैसला आया था जिसमें जो एमपी एमएलए कोर्ट होती है, यानी कि जो सांसद और विधायकों के मामलों को सुनती है, जहां से अधिकतर हम देखते हैं निष्कासन से लेकर तमाम जो आदेश आते हैं या यहाँ से जब सजा होती है तो उस आधार पर निष्कासन आते हैं, उस कोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। और ऐसे में एक नियम बहुत साफ है कि 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा किसी भी सांसद को होती है तो उनकी सदस्यता चली जाती है। हालिया तौर पर देखें तो हमने राहुल गांधी के मामले में ये उदाहरण देखा था कि जब उनके खिलाफ गुजरात की कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया था तो फिर उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। इसके बाद इस मामले के खिलाफ, यानी इस अपनी 4 साल की सजा के खिलाफ माफ कीजिएगा, अफजाल अंसारी ने अपील की थी। कृष्णानंद राय हत्याकांड के मामले में ये पूरी की पूरी जो मामला था वो दर्ज हुआ था। और ये एक ऐसा मामला था जिसमें अफजाल अंसारी ने केवल अपील नहीं की, कृष्णानंद राय के परिवार ने भी अपील की थी। कृष्णानंद राय का परिवार जो है वो 4 साल की सजा को कम मान रहा था, तो दोनों ही पार्टियां उस सजा के खिलाफ थी। एक 4 साल की सजा से संतुष्ट नहीं था तो दूसरे को 4 साल की सजा गलत लग रही थी। तो ऐसे में अफजाल अंसारी की अपील जो थी वो हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। और अफजाल अंसारी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आया कि जब दूसरी पार्टी की अपील को, यानी कि कृष्णन राय के परिवार की अपील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए रखा हुआ है, तो इस मामले को सुना जाए और जिस भी पक्ष में फैसला हो। अब जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी पूरी सुनवाई की तो फैसला सुरक्षित रखा था। और उसमें एक पेंच ये था वरुण, अगर आपको ध्यान हो, जो लोग उस पूरे इलाके की सियासत को समझते हैं, तो अफजाल अंसारी की बेटी जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, उनकी बेटी निर्दलीय। और तब डर ये था कि अगर नामांकन दाखिल होने के बाद लेकिन चुनाव से पहले अगर सजा का ऐलान हो गया तो हो सकता है अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ जाए। और ऐसे में एक बैकअप ऑप्शन के तौर पर उन्होंने अपनी बेटी को भी चुनावी मैदान में उतारा हुआ था। वो खुलकर इस जी। बात को कहते हैं एक बैकअप ऑप्शन है, लेकिन अब उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। उनकी सदस्यता पर रोक लगी है, लेकिन अभी भी जैसा आपने देखा कि अफजाल अंसारी जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस मामले की उनकी सुनवाई को ही सुनने को राजी नहीं था और खारिज किया था मामला, तो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। अभी भी ये मुमकिन है कि कृष्णानंद राय और सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट से में लेकर जाए, लेकिन फिलहाल अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। तो जिस एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी मुश्किल बढ़ाई थी, अब हाईकोर्ट से राहत है। लेकिन अब तक कृष्णानंद राय के परिवार का रिएक्शन नहीं आया, पर मैं मानकर चल रहा हूं कि वो जरूर अपने उन विकल्पों पर विचार कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक लंबी कानूनी लड़ाई है। और उस पूरे इलाके में, खासतौर पर गाजीपुर को या उस पूरे इलाके को समझे, तो वहां पर इन दोनों परिवारों के बीच में ऐतिहासिक रूप से एक लड़ाई रही है, एक विभेद रहा है। और इसलिए ये माना जा रहा है कि कृष्णानंद राय का परिवार अफजाल अंसारी को मिली इस राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बिल्कुल। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही विपक्ष पर भी प्रहार किया। उत्कर्ष, ऊर्जा मंत्री ने आज विधानसभा में ऐसा क्या कहा जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है? देखिए, हालांकि ऊर्जा मंत्री ने जो कहा उससे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही कि ऊर्जा मंत्री को बोलना क्यों पड़ा, अगर दोनों ही पहलुओं को रखा जाए। आज जैसे जी। विधानसभा शुरू हुई वरुण, तो उसमें एक बड़ी एक ऐसे मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने आज उठाया था जिसको हम कह सकते हैं जनता से जुड़ा मुद्दा था। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि विपक्ष ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है। माता प्रसाद पांडे जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको जैसे ही सदन से इंट्रोड्यूस कराया गया लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, सतीश महाना के द्वारा, तो उसके बाद माता प्रसाद पांडे ने तुरंत कहा
कि मेरा परिचय हो गया, लेकिन हम एक विषय को उठाना चाहते हैं। और विधानसभा शुरू होते ही, विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। और बिजली एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कई सारी शिकायतें पिछले कई दिनों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से लगातार आई है। स्वाभाविक रूप से ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा है, वो जवाब देने खड़े हुए। उनका जो जवाब था, उस जवाब में उन्होंने समाजवादी पार्टी की शिकायतों को कहा कि अगर आप जो शिकायतें कर रहे हैं वो सही है, जो उनका कुल मिला के मौजूद था, तो उसकी जिम्मेदार भी आप ही हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि आप लोगों के लगाए बबूल को हम काटने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि बलिया में जो पैसे लेकर कार्य करते हैं हम उनको सस्पेंड कर देते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या के ऐतिहासिक कारण है, पिछली सरकारों ने ठीक काम नहीं किया। और यहां से क्लैश दिखाई दिया विधानसभा में। इस बात को लेकर खूब हंगामा भी हुआ है वरुण, क्योंकि जैसे ही उन्होंने समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट का नाम लिया कि सपा सरकारों में विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई काम नहीं हुआ है, समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने खूब हंगामा किया, इस बात का विरोध किया। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको प्रश्नकाल का भी एक प्रकरण बताता हूं, वो इस मामले से जुड़ा नहीं है, लेकिन आज प्रश्नकाल की जब शुरुआत हुई, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं रागिनी सोनकर, और कई बार वो खूब चर्चा में रहती हैं क्योंकि वो बोलती बहुत अच्छा है। मतलब एक बार उनकी बड़ी वो कविता पढ़ने की स्टाइल, जो शैली है, वो काफी वायरल हुई थी। रागिनी सोनकर ने शुरू करते ही स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया, और आज विधानसभा के पहले 1 घंटे में ऐसा लग रहा था कि सबके निशाने पर ब्रजेश पाठक की थे। स्वास्थ्य से जुड़े कई सारे सवाल प्रश्नकाल में लगे थे, और उसके बाद डॉक्टरों की कमी से लेकर उसमें अतुल प्रधान जो मेरठ से आते हैं उन्होंने सवाल उठाया, माता प्रसाद पांडे जो कि नेता प्रतिपक्ष बने हैं उन्होंने भी सवाल उठाया, और उसके बाद ब्रजेश पाठक ने भी इसी तर्ज पर, मतलब उन्होंने जौनपुर के एक उदाहरण देते हुए बताया, जौनपुर मेडिकल कॉलेज की शिकायतें आई तो उन्होंने कहा कि जौनपुर का मेडिकल कॉलेज जिस व्यक्ति ने बनवाया था, वो व्यक्ति कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने जिस व्यक्ति को ठेका दिया था वो आधा काम छोड़कर भाग गया, और अब हमको वो बेकार बिल्डिंग मिली है जिसमें आप बता रहे हैं कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन खराब हुआ है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन कराया किसने? तो आज सत्ता पक्ष एक चीज दिख रही थी कि जो पिछले दिनों लोक भवन में तैयारी हुई थी उसका असर दिख रहा था, कि जितनी भी बातें या तैयारी हुई थी, आज सत्ता पक्ष ने एक बात का जरूर ध्यान रखा कि जब सवाल आए तो सवालों में घिरना नहीं है, बल्कि स्ट्रांगली तेजी से उसका जवाब देना है। बिल्कुल बिल्कुल उत्कर्ष, चलिए रुक करते हैं इसी से जुड़ी एक और खबर का। यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 30 को अनुपूरक बजट आएगा। आज विधानसभा बहुत हंगामेदार हुई, काफी हंगामा हुआ। उत्कर्ष, सवाल बहुत सीधा, विधानसभा में आज क्या कुछ हुआ? आज काफी सारी चीजें हुई, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे प्रश्नकाल शुरू हुआ तो स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठे। उससे पहले अगर बिल्कुल शुरू से शुरू करें तो 2 तस्वीरें आज बड़ी चर्चा का केंद्र हैं, और मैं भी उसी पर कुछ लोगों से बात करके एक स्टोरी बना रहा था। वो ये कि जो मुझे बताया गया कि जैसे विधानसभा सत्र शुरू हुआ, क्योंकि एक अंतराल के बाद ये पहला सत्र है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में आते हैं, और आते साथ वो विपक्षी पार्टियों के खेमे की तरफ चले जाते हैं कि उनसे एक बार मिल लिया जाए। और सबसे पहले उनसे मिलते हैं शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव से वो काफी देर तक बात करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद होकर। और जब वो शिवपाल सिंह यादव से बात करते हैं तो उनको देखकर समाजवादी पार्टी के कई विधायक मुख्यमंत्री से मिलने आ जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से आगे बढ़ते हैं, और कुछ और जो सीनियर लीडरशिप है, और क्योंकि समाजवादी पार्टी की, जो मैंने आपको कल भी कहा था कि फ्रंट बेंच जो है वो पूरी बदली हुई है, वहां पर अखिलेश यादव बैठते थे, लालजी वर्मा बैठते थे, अवधेश पासी बैठते थे, अब ये सब कोई विधानसभा में नहीं है। अब वहां पर हम देख रहे हैं माता प्रसाद पांडे क्योंकि प्रमोट हुए वो बैठते हैं, शिवपाल यादव बैठते हैं, फिर मुख्य सचेतक से लेकर बाकी लोग बैठते हैं। तो हुआ ये कि उसके बाद जब वो आगे बढ़ रहे थे तो समाजवादी पार्टी के विधायक उनसे मिलने आए, और उन्होंने एक एक करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छूने शुरू कर दिए। ये बड़ा एक ऐसा दृश्य था जिसको लेकर खूब चर्चा है कि सपा विधायकों ने योगी आदित्यनाथ के पैर क्यों छुए। और उसके बाद वो तमाम विधायक जो पैर छू रहे थे, मुख्यमंत्री से मिल रहे थे, वहां से वो आगे बढ़े तो रघुराज प्रताप सिंह, जिनको हम लोग राजा भैया भी कहते हैं, कुंडा प्रतापगढ़ से जो आते हैं, वो आए और उन्होंने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छुए। मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़ा, नमस्कार किया, सबका अभिवादन किया, और फिर अपने बेंच पर जाकर बैठे। कार्रवाई शुरू हुई। प्रश्नकाल जैसा मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य और उसके बाद ऊर्जा को लेकर खूब सवाल हुए, लेकिन बीच में बड़ा एक अच्छा हल्का मूवमेंट आया था पिछले कुछ दिनों में। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना जी, वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, उनकी एक सर्जरी हुई थी, और उसके बाद उन्होंने बाकायदा जब हल्ला बढ़ रहा था, और एक दो मैं आपको चुटिले मोमेंट्स बता रहा हूँ वरुण, अगर वो समय हमारे पास हो तो, कि सतीश महाना जब जोर से विधायकों को डांट रहे थे तो उनके पास खड़े मार्शल ने उनको कुछ कहा, और फिर सतीश महाना ने कहा कि देखिए मुझे मार्शल भी बोल रहा है कि जोर से मत बोलिए, वो मेरी सेहत का ध्यान रख रहा है, आप लोग तो रख लो।
तो ऐसा बोलकर जो एक क्लैश बन रहा था, जो एक हल्ला गुल्ला हो रहा था, उसको उन्होंने नियंत्रित किया, शांत कराया। एक और बड़ा अच्छा वीडियो है, मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ देर में हम अपने दर्शकों के लिए उसको भी लेकर आएंगे। वो वीडियो इस बारे में है कि सुरेश खन्ना, वो शाहजहांपुर से आते हैं, सरकार के वित्त मंत्री हैं, उनसे कहा गया कि आप सुन नहीं रहे हैं और इस तरीके के कुछ हल्के फुल्के कमेंट विपक्षी बिन से आए, तो सुरेश खन्ना उस दौरान शेरो शायरी करने लगे। उन्होंने शेरो शायरी में जवाब दिया और फिर विपक्ष के विधायकों ने भी कहा कि इस तरीके का मौका या इस तरीके की बात, इस तरीके का अवसर तो हमको भी मिलना चाहिए। तो कुछ हल्के फुल्के मूवमेंट भी आए। विधान परिषद में लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े सवाल जरूर पूछे गए। अगर विधान परिषद जो दूसरा सदन है उसकी बात करें, पिछले दिनों जिस तरीके से पुलिस से कार्रवाई हुई, बलिया में जो कुछ हुआ, नरी थाने का जिक्र आया और वहां पर मोर्चा संभाला सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने, क्योंकि वो विधान परिषद के सदस्य हैं और वहां पर उन्होंने इस बात की जानकारी सदस्यों को दी कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर क्या क्या जरूरी काम है जो उठा रही है। कुछ सवाल भी लगे हैं, पेपर लीक से जुड़े भी कुछ सवाल लगे जिन पर जवाब आया है और आने वाले दिनों में जैसा माना जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज, क्योंकि पिछले विधानसभा सत्र और सत्र के बीच में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, तो नए मंत्रियों से परिचय भी करवाया पूरे सदन का। तो ये कुछ एक चीजें हैं, पर आगे आने वाले दिनों में ये लग रहा है कि जो प्रश्नकाल होगा, यानी जो 11 बजे के आसपास की शुरुआत होगी, वो हंगामेदार जरूर रहेगी। और एक स्ट्रेटेजी नजर आ रही है वरुण कि समाजवादी पार्टी सत्र की शुरुआत, क्योंकि तब सबसे ज्यादा लोग विधानसभा सत्र को देखते हैं, खासतौर पर प्रश्नकाल को देखते हैं, वो 1 घंटा प्रसारित भी किया जाता है। अमर उजाला उत्तर प्रदेश में भी हम पूरी विधानसभा की कार्रवाई अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तब खूब सवाल उठते हैं और तब वो जनता से जुड़े मसलों पर, जैसे आज बिजली दिखा, मुझे लग रहा है आगे आने वाले दिनों पर जो उनकी रणनीति दिखाई दे रही है, वो विरोध प्रदर्शन करेंगे जरूर सदन में। बिल्कुल। हाल फिलहाल में ऐसे कई वीडियो और खबरें सामने आई हैं जिनमें कांवड़ियों का गुस्सा, नाराजगी, ये तमाम चीजें दिखती हैं। अब सीएम योगी का एक बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें न केवल अंदर से बल्कि बाहरी रूप से भी इस प्रक्रिया के साथ लीन होना होगा। सीएम योगी ने कहा कि आत्म अनुशासन भी चाहिए, तब यह कांवड़ यात्रा न केवल श्रद्धा विश्वास के प्रतीक बल्कि आमजन के व्यापक विश्वास का प्रतीक बनकर उभरेगी। उत्कर्ष, इस बयान के क्या मायने हैं? देखिए, 2-3 मायने इसके निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहली बात है वो ये है कि पिछले दिनों खासतौर पर, जैसे आपने कहा कि कांवड़ यात्रा से जुड़े कई वीडियो सामने आए हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार का एक आदेश, नेम प्लेट वाला, उत्तर प्रदेश सरकार का जो आदेश था उसके पीछे तर्क दिया जा रहा था कि कांवड़ियों की शुचिता का ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी हुआ, यह आदेश सामने आया है। लेकिन उसके बाद अगर कोई ऐसा वीडियो सामने आता है जिसमें कांवड़ियों के गुस्से के कारण किसी परिवार को, क्योंकि आप ये नहीं जानते हैं कि उस गाड़ियों में जिनमें तोड़फोड़ हो रही है, जो 1-2 वीडियो वैसे सामने आए, उसमें कौन बैठा है, तो उन्होंने कहा कि अगर जो पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ शिव भक्त जो है वो अनुशासनात्मक परिचय नहीं देंगे, तो कांवड़ यात्रा का जो पूरा कार्यक्रम है सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सफलतापूर्वक इसको पूरा करने में आपको योगदान देना होगा और वो अनुशासन के साथ देना होगा। उसका पूरा अर्थ यही निकाला या साफ तौर पर देखा जा सकता है वरुण, कि जो तस्वीरें आई हैं वो ना आए, वो विवाद की तस्वीरें ना दिखे। वरना बात ये हो जाती है ना कि सरकार कांवड़ियों की शुचिता का ध्यान रख रही है, लेकिन उन आम लोगों का क्या, उन राहगीरों का क्या, जो उन रास्तों से जा रहे हैं, जो रोज जाते हैं, जिनके लिए वो रोज का मार्ग है, जिनको दफ्तर पहुंचना है, ऑफिस पहुंचना है, वो, और दूसरा कांवड़ यात्रा की एक इमेज ना बन जाए। ज्यादा बड़ी जो कोशिश है वो ये है कि वो एक ऐसी इमेज ना बने कि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे पहलू के लिए भी कहा कि ये भी नहीं होना चाहिए कि कोई आस्था के साथ खिलवाड़ हो जाए या फिर कोई अव्यवस्था बने, तो इसका भी ध्यान रखना है। लेकिन उन्होंने कांवड़ियों से ज्यादा अपील किया। आज की जो उनकी बात है वो कांवड़ियों से अपील के तौर पर देखी जाती है, जब उन्होंने कहा कि कोई भी साधना जो है वो बिना अनुशासन के या बिना अनुशासनात्मक तरीके से पूरी नहीं हो सकती। और हमको सिर्फ अंदर से साफ नहीं होना है, हमको अपनी बाहरी प्रक्रियाओं से, यानी कि आचरण से भी हमको, उन्होंने श्लोक कहा, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, जिसका अर्थ ये होता है ना कि शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना करनी पड़ेगी। तो वो कांवड़ियों को बता रहे थे कि हर तरीके के लोग हैं समाज में जो आपकी मदद भी कर रहे हैं, कुछ एक चीजें हैं, लेकिन उसमें कांवड़ियों को भी संयम रखना होगा। कुल मिला के जो मतलब या मौजू निकाला जा रहा है वरुण, वो यही है। बिल्कुल। रुक करते हैं अगली खबर का। राहुल गांधी से एक मुलाकात ने रामचेत की जिंदगी बदल दी। रविवार को उनके पास राहुल गांधी का फोन भी पहुंचा। राहुल ने पूछा, हालचाल क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं, जिस पर रामचेत का गला भर आया। उत्कर्ष, सवाल बहुत सीधा, दोनों के बीच क्या बातें हुई हैं?
आप देखिए 2-3 बातें हुई। राहुल गांधी ने जब हालचाल पूछा तो बताया जाता है कि रामचेत भावुक काफ़ी हो गए थे। मतलब उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का फ़ोन आएगा। ठीक है, राहुल गांधी सुल्तानपुर आए थे, रास्ते में उनकी दुकान पड़ी, वो पूछ लिए। लेकिन राहुल गांधी ने एक सिलाई मशीन भी भेजी है और वो मशीन वीडियो भेज हमने दी, हाँ। अमर उजाला उत्तर प्रदेश जी, पर जी, अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर अपने जी, दर्शकों के लिए रखा है, वो देख भी सकते हैं हमारे तमाम दर्शक। वो सिलाई की एक मशीन है, क्योंकि रामचेत ने बताया कि वो हाथ से जूते, चप्पल सिलने का काम करते हैं और ये बताया जाता है कि राहुल गांधी ने उस सिलाई की प्रक्रिया को आज़मा कर भी देखा था। तो वो सिलाई मशीन पहुंची, नहीं पहुंची, काम शुरू हुआ, कैसी है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ये सब भी पूछा गया। रामचेत ने राहुल गांधी की खूब तारीफ की है उस फोन पर भी, मतलब भावुक होकर कि आपने जितनी मदद कर दी है, जो स्वाभाविक रूप से एक चीज देखने को मिलती है ना कि कोई जरूरतमंद हो, उसकी जरूरत पूरी हो जाए तो वो स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से भावुक होते हैं वो भावुक होते हैं। आज लोकसभा में राहुल गांधी बोले थे वरुण, और लोकसभा में हुँ, राहुल गांधी ने रामचेत के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र किया, जो पहली मुलाकात हुई थी। और मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक बात कही आज राहुल गांधी ने जो बताया, उन्होंने नाम नहीं लिया रामचेत, उन्होंने कहा कि मैं एक मोची भाई से मिला था अपनी यात्रा के दौरान और मेरे मोची भाई ने मुझे बताया था, और ये रामचेत क्यों भावुक हुए का कारण शायद हमारे दर्शकों को जो इसको सुन रहे हैं उनको समझ आ जाएगा। दरअसल हुआ ये था कि राहुल गांधी से जब वो मिले थे, अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने बयान लोकसभा में दिया है पटल पर, तो उन्होंने ये बताया कि जब वो मिले तो रामचेत ने कहा कि मेरे जीवन में मेरे पिता को छोड़कर कोई मेरी इज्जत नहीं करता है या कोई मुझे प्यार से नहीं बोलता है। और ये उस मुफलिसी के दौर को दिखाता है, या ये रामचेत की उस सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस को दिखाता है, उस आर्थिक कंडीशन, जी। सामाजिक पहलू को। और अभी आप देखिए जो चेहरे पर दिख रहा है, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये उन एजेंसियों की बाइट है, उन एजेंसियों की बातचीत है जो रामचेत के पास वो सिलाई मशीन पहुंचने के बाद पहुंचे थे। और यहाँ रामचेत उन चप्पलों को, उन जूतों को दिखा रहे हैं जो राहुल गांधी के लिए वो बनाए थे, हाथ में जो वो लिए। मैं इस विजुअल को भी डिस्क्राइब कर दूं, रामचेत ने 2 जोड़ी जूते और 1 जोड़ी जूता, 1 जोड़ी चप्पल राहुल गांधी के लिए एक उपहार स्वरूप भेजी थी। और रामचेत ने एक चीज और कही कि जो मशीन आपने भेजी है उसको चलाने का हुनर मेरे पास है नहीं, लेकिन जब से आप मेरी दुकान पर मिलकर गए हैं, लोग मुझे खूब मिलने आते हैं। मतलब उनकी दुकान पर मीडिया के अलावा भी लोग आने लगे हैं। एक और बात है, राहुल गांधी ने उस बातचीत में रामचेत को अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर किया है। उन्होंने कहा कि कभी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे यहाँ बात कर लेना। एक इंटरेस्टिंग पहलू और है वरुण इस बातचीत का, अगर वो मैं आपको बताऊं। इस बातचीत के बाद हुआ ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी और जिला प्रशासन की ओर से कई अधिकारी रामचंद्र की दुकान पर पहुंचे और ये पता करने की कोशिश शुरू हो गई कि कौन कौन सी सरकारी मदद है जो उनको मिल सकती है। तो इम्पैक्ट कई बार होता है, और राजनीति में आप सिर्फ पक्ष और विपक्ष के तौर पर तस्वीरों को मत देखिए। अगर जरूरतमंद को, जिनको किसी तरीके की सहायता की जरूरत है, अगर वो मदद हो रही है तो एक सुंदर तस्वीर है। तो जिला प्रशासन हरकत में आया है, वहां पर आवास से लेकर तमाम वो जरूरतें जिसमें रामचंद्र जिस कैटेगरी में आ सकते हैं, सरकार की मिलने वाली जिन जिन सुविधाओं के वो हकदार हो सकते हैं, कोशिश की जा रही है कि उनको जानकारी दी जाए, वो जो जो सुविधा लेना चाहे वो उनको प्रदान हो जाए। हालांकि कुछ लोग ये भी बताते हैं कि रामचेत ने शिकायत भी कर दी कि जो मशीन आई है वो बिजली से चलती है लेकिन पावर कटिंग बहुत होती है। तो जो विधानसभा में उठा ना सवाल, उसका उससे एक लिंक हो जाता है ये बात। जी, मैं समझ गया। और हमारे तमाम दर्शक भी इस बात को जो देख रहे हैं वो भी समझ गए होंगे कि राजनीति किस तरह चलती है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। इस पद के दावेदार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव और पीडीए के कई और विधायक भी थे, लेकिन अखिलेश यादव को 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ब्राह्मण नेता पर दाव लगाना ज्यादा मुफीद लगा। उत्कर्ष, इसको लेकर क्या चर्चाएं हैं, सियासी जो हवाएं हैं लखनऊ की, उनमें क्या चल रहा है? देखिए 2 बातें हैं। एक इस पर विस्तृत स्टोरी भी हम अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर लेकर आ रहे हैं, वो विश्लेषण भी हमने किया है कि माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने से क्या फायदा या क्या नफा या क्या नुकसान है। एक बात है, अखिलेश यादव ने एक अच्छी सोशल इंजीनियरिंग का उदाहरण तो दिया है और उससे मतलब मुझे लगता है कि कोई इनकार कर सकता है। जी, हर कोई व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी को कवर करता रहा हो, और मैं अपने बारे में भी अगर कह दूं तो शायद माता प्रसाद पांडे वो नाम नहीं था जिसका आकलन लगाया गया हो। मतलब अब तक हम कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखिए वहां प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। अब समाजवादी पार्टी में वो एक पैटर्न आया है। जितनी मजबूती से पिछले दिनों पर अखिलेश यादव ने पीडीए के नारे को मजबूत किया था, हर कोई स्वाभाविक रूप से ये सोच रहा था कि पिछड़ों में से या दलित वर्ग में से और या फिर अल्पसंख्यक वर्ग में से, जिसकी संभावना थोड़ी कम थी, उसका कारण संख्या बल से लेकर तमाम चीजें हो जाती है, कोई व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष बनेगा। शिवपाल सिंह यादव की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन
उनके बनने की संभावना दो कारणों से खारिज हो गई थी। एक तो जो पिछले रिलेशन रहे हैं, मैंने आज एक विस्तृत चर्चा में दोहा कहा था, मैं फिर से उसको कह देता हूं कि रहीम ने जो लिख कर गए हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से वो ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए, ये वही वाली बात थी कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव में परिवार एक हुआ है, लेकिन जो एक ट्रस्ट का इशू है वो पूरी तरीके से समतल नहीं हो पाया, तो उनको मिलना इसलिए मुश्किल था। दूसरा, विधान परिषद में अखिलेश यादव ने ऑलरेडी एक यादव समाज से आने वाले व्यक्ति को नेता बना दिया, तो चूंकि विधान परिषद की कमान आ गई, इस आरोप से भी बचना था कि एक ही बिरादरी को सब कुछ मिलता है। तो ऐसे में वरुण तय ये किया गया कि क्या किया जाए, और विधायकों ने अपनी बैठक में अंतिम फैसला अखिलेश यादव पर छोड़ दिया था। अखिलेश यादव ने एक बहुत बढ़िया सोशल इंजीनियरिंग का उदाहरण दिया, और उसका कारण कई लोग उपचुनावों से नहीं जोड़ रहे हैं, मतलब कई लोग जोड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ लोगों से हमारी बात हुई, वो बोल रहे हैं कि आप इसमें 2027 को देखिए। 2027 इसलिए भी देखिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास जो वोट बैंक है वो 30-35% के आसपास दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में 12% ब्राह्मण है, अगर ये जुड़ जाता है तो ये 45-47% के आसपास वोट बैंक ज्यादा दिखाई देता है अगर पूरा कन्वर्ट हो जाए। और 40 से 50% का वोट बैंक ऐसा है जो आपको अपने दम पर सत्ता पे लाने के लिए बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, मतलब आप इसमें अच्छे खासे बहुमत के साथ आ सकते हैं। और दूसरा, अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखिए जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी शुक्रवार को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था। पिछले कुछ दिनों में अखिलेश यादव ने जो वार किए हैं, जो बयान दिए हैं, वो पिछड़ों की उपेक्षा का वार केशव मौर्य के जरिए भाजपा पर करते हैं। इसके अलावा एक बार वो और करते हैं, वो बोलते हैं कि देखिए आप पोस्टिंग से लेकर सब कुछ देख लीजिए, एक ही जात की है, एक ही बिरादरी की है, और वो इशारा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर करते हैं। वो बोलते हैं मुख्य सचिव को देखिए, प्रमुख सचिव को देखिए, मुख्यमंत्री को देखिए, और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को देखिए, किन किन की कौन कौन वहां पर हैं जो पोस्टेड हैं। तो अब हुआ यह था कि लोगों को लगने लगा अखिलेश यादव का पीडीए मतलब ए में अगड़े नहीं है, वो अल्पसंख्यक हैं। अखिलेश यादव ने एक मैसेज देने की कोशिश की है, और उसका एक तीसरा जो कारण है वो राज्यसभा का हुआ चुनाव है, जिसमें मनोज पांडे, राकेश पांडे और विनोद चतुर्वेदी, 3 ब्राह्मण नेता समाजवादी पार्टी से दूर हुए थे। और उसके बाद एक मैसेज ये गया था कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों की पूछ नहीं होती, इसलिए इस तरीके के नेता पार्टी से, या इस तरीके का वर्ग पार्टी से दूर हो रहा है। अखिलेश यादव ने एक तीर से कई सारे निशाने साधे। उन्होंने ब्राह्मणों के बीच में एक विश्वास रखा कि हम आप पर विश्वास करते हैं, तो अगर दूरी वाली बात है तो वो दूरी ना आए। माता प्रसाद पांडे फ्लोर संभालने में भी बड़े इंटेलिजेंट है, 7 बार के विधायक हैं, 35 साल का अनुभव हो जाता है, विधानसभा अध्यक्ष वो रह चुके हैं, तो सबको, कार्यप्रणालियों को, नियमों को जानते हैं। ऐसे में जब अखिलेश यादव वहां नहीं है और फ्लोर पर मजबूती से बात रखनी है, तो नियम जानने वाला व्यक्ति। तीसरा, ये बात की आप ओवरसीड करते हो, जो एक आरोप लगता है कि पिताजी की पार्टी ली, मुलायम सिंह यादव के विश्वसनीय और संस्थापक सदस्यों में से एक माता प्रसाद पांडे हैं समाजवादी पार्टी के, तो उनको सम्मान भी मिल गया। चौथी बात, पार्टी के अंदर तमाम गुटबाजी, वो 5वां परसेप्शन जो चेंज होने वाली बात है कि पीडीए में क्या अगड़े नहीं आते, 4-5 चीजों को एक साथ अखिलेश यादव ने साधा है, और इसके साथ साथ जो पूरी फ्रंट बेंच है वो बदली गई है। आज जो तस्वीर दिखाई दी, ये कंफर्म होना बाकी 2-3 दिन तक होता है कि नहीं, लेकिन माता प्रसाद पांडे के ठीक बगल में शिवपाल यादव बैठे दिखाई दिए। तो मान सम्मान बरकरार है, लेकिन जब पद देने की बात आएगी तो अखिलेश यादव अब एक सोशल इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, जो शब्द उत्तर प्रदेश की सियासत में खूब चलता है। वरुण, बिल्कुल, अगली खबर भी इससे मिलती जुलती है। उत्कर्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता विरोधी दल बनाने पर बसपा की अध्यक्ष मायावती ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। मायावती ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने और गुमराह करने का उनके ऊपर आरोप लगाया है। उत्कर्ष, मायावती ने तो अखिलेश को इस मामले में घेर लिया। एक और ट्वीट बता देता हूं आपको, जी, केशव प्रसाद मौर्य, और आजकल मुझे लगता है कि अखिलेश यादव कुछ करेंगे, केशव प्रसाद मौर्य जरूर जवाब देंगे। मतलब ये थोड़ा सा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, फनी हो चुका है, लेकिन ये एक स्वाभाविक सी भी बात हो चुकी है कि मैं वो ट्वीट पढ़ देता हूँ। 2 ट्वीट आए थे माता प्रसाद पांडे के नाम की जैसी घोषणा, क्योंकि मायावती जी वाला ट्वीट आपने पढ़ दिया, आपने बता दिया कि उन्होंने क्या लिखा था, तो इसलिए मैं दूसरा पढ़ दे रहा हूँ जो केशव प्रसाद मौर्य ने भेजा। और उसके बाद एक ट्वीट में और पढ़ूंगा, मुझे मालूम है आज हम समय थोड़ा सा ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने पर माता प्रसाद पांडे को बधाई, उम्मीद है कि वो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, परंतु समाजवादी पार्टी मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने पिछड़ों दलितों को धोखा दे दिया है। सपा के पीडीए का मतलब बहुत बड़ा धोखा है। और फिर एक लाइन जो लगातार लिख रहे हैं कि हम 2027 में 2017 को दोहराएंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि नेता प्रतिपक्ष चुनते ही
असलियत सामने आने से समाजवादी पार्टी में पीडीए चालीसा पढ़ने वाले पिछड़ों दलितों के समर्थन से चुनकर आए नेताओं में मायूसी है और भाजपा में सबका साथ, विकास और सम्मान है। अब देखिए ये काउंटर गेट अखिलेश यादव खोल रहे हैं। कुछ दिनों पहले का आपको मानसून ऑफर वाला ट्वीट याद होगा। अब यहाँ अखिलेश यादव जो लिख रही है कि जो वहां पर वोट बैंक से चुनकर आए थे वो मायूस है, लेकिन हमारे यहाँ सबका साथ है। दूसरी बात जो आपने मायावती जी के ट्वीट की कही, मायावती ने जो अपना ट्वीट किया था उसमें जैसा आपने बताया कि उन्होंने पीडीए पर तो सवाल उठाया है, उसी ट्वीट के क्रम में मायावती दूसरी बात जो लिखती है, जो उन्होंने लिखा कि पीडीए को गुमराह करके वोट लिया लेकिन उनकी विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बनाने में उपेक्षा की गई। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण ट्वीट है वरुण, और वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है, ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा और भाजपा सरकार में इनका उत्पीड़न और उपेक्षा हुई है। वास्तव में इनका विकास केवल बीएसपी में हो सकता है। अब आप देखिए इस अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के सेक्शन से दो रिएक्शन आए हैं। मायावती न सिर्फ आलोचना कर रही है बल्कि वो ब्राह्मण समाज को रिझाने में जुटी हैं। वो बता रही है कि 2007 में, और इसलिए मैंने बोला ये सोशल इंजीनियरिंग का शब्द आता है क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश की सियासत को बखूबी जानते हैं। 2007 में मायावती या बहुजन समाज पार्टी के नारे बदले और उसमें ब्राह्मण एकदम से शामिल हो गए थे। वो नया एक नारा चलने लगा था ना कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और उसके बाद जो कोर वोट बैंक है वो दोनों मिलकर एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनता है, जो 2007 से 2012 तक मायावती ने चलाई। अब केशव मौर्य जी अटैक कर रहे हैं कि देखिए पीडीए वो सिर्फ कहते हैं, ऐसा है नहीं, तो वहां अगड़ों को देने पर सवाल उठ रहा है और दूसरी जगह अगड़े ना चले जाएं इसका डर है। भाजपा में वो डर कम है, भाजपा में डर वो ज्यादा है जो उनको वोट बैंक में अभी दिखा लोकसभा चुनाव में कि भाई हमारा पिछड़ा दलित वापस आ जाए, इसलिए उधर निशाना साधो। और मायावती को लगता है कि उनका कोर वोट बैंक तो उनके साथ है, तो उसको सिर्फ मैसेज दो। लेकिन जिस वर्ग को वो चेता रही है, या एक तरीके से हम कहें कि खुले तरीके से बता रही है कि आपके साथ अगर कोई खड़ा है, कोई सम्मान कर रहा है, तो ब्राह्मण वर्ग के लिए वो बीएसपी कर रही है। दोनों ही पार्टियां भाजपा और बसपा माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से अपने अपने उस वोट बैंक को पाने में जुटे हैं, जो साथ रहने से वो पूर्ण बहुमत की सत्ता को हासिल की। और इसलिए मैंने आपसे पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि अखिलेश यादव ने एक तीर से कई शिकार कर दिए वरुण। बिल्कुल, चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। करीब 20,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले ने रायबरेली को पूरे देश में चर्चा में ला दिया है। रायबरेली के सलोन में फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के बांग्लादेशी और रोहिंग्या कनेक्शन का मामला नया नहीं है। उत्कर्ष जांच में अभी तक कुछ नया क्या सामने आया है? बात एक और भी कि जो पुरानी चीजें हैं, जो पता चला है, जब जांच हुई तो जो पुरानी चीजें पता चली हैं वो क्या पता चली है? देखिए मैंने पिछली बार जब हम इस विषय पर बात कर रहे थे, रायबरेली का ये जो पूरा मामला था जिसमें 20,000 और उसके बाद 4,000 और तो करीब 24-25 हजार फर्जी दस्तावेज की बात सामने आई थी, मैंने तब भी कहा था कि अब ये जांच का दायरा बढ़ेगा, क्योंकि अब अधिकारियों की जांच होगी, नेक्सस की जांच होगी। जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि कानपुर और उन्नाव के रास्ते भी कई सारे इस तरीके से, जो कि प्रवासी वैध तरीके से नहीं है, अवैध प्रवासी जो है उनके, और खासतौर पर उसमें एक जो शब्द सामने आया कि रोहिंग्यास की जो संख्या है वो सामने आ रही है। 20,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र रायबरेली हुए। वहां पर जो संचालक था जीशान, ये पता चल रहा है कि वो सिर्फ एक मोहरा था, मतलब वो सब कुछ तय नहीं कर रहा था। ये एक बड़ा नेक्सस था, और कौन है क्या है इस तार को अब जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी कौन कौन इस मामले में पनाहगार रहा है, माफ कीजिएगा, उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसा मैंने आपको कहा कि कानपुर उन्नाव तक का जो एक नेटवर्क है, और इसके साथ एक जो बड़ा सवाल उठता है वो ये उठता है, 2021 की एसटीएफ की एक रिपोर्ट थी जिसमें रोहिंग्या की घुसपैठ को लेकर जांच चल रही थी उत्तर प्रदेश एसटीएफ की, और उसमें उन्नाव के दस्तावेज खंगाले गए थे। ये माना गया था कि कानपुर उन्नाव वाले रूट से होते हुए रायबरेली तक ये सारे लोग पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने अपने प्रमाण पत्र बनाए। अब इसका उपयोग करके वो कहां कहां पहुंचे हैं, ये एक जानकारी की बात है। इसके अलावा इस फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर जो आप पूछ रहे थे कि क्या जानकारियां मिली है, इन लोगों के दूसरे नागरिक दस्तावेज बनने की जानकारी मिली है, जिनमें पता शामिल होता है, आइडेंटिफिकेशन दस्तावेज, उसकी जानकारी मिली है, जिसमें कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, लखनऊ में कई लोगों को घर के आवास दे दिए गए इसी आधार पर कि वो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। और यहाँ से कई लोग, जो जानकारी मिली, जो लोग कॉन्टेक्ट में रहे उनके जरिए, कि जिन लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र बनाए और ऐसा कुछ संपर्क मिला और उनकी ट्रेसिंग की कोशिश चल रही है, बिहार, असम, कर्नाटक, केरल, मुंबई तक चले गए हैं।
तो जो अभी भी क्योंकि इस पूरे मामले की जांच एटीएस कर रही है, ये माना जा रहा है कि ये एक पूरा का पूरा रैकेट होगा। इस पूरे रैकेट की मतलब सामने आना, इस पूरे रैकेट का एक पर्दाफाश होना भी बाकी है वरुण। बिल्कुल, यानी आने वाले वक्त में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। चलिए बलिया की खबर की तरफ चलते हैं। बलिया के नरही वसूली कांड में पुलिस ने एक अन्य आरोपी हेड कांस्टेबल विष्णु यादव को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक दिन पहले ही पुलिस ने नरही के निलंबित एसओ पन्नेलाल को गोरखपुर से गिरफ्तार किया था। उत्कर्ष, इस मामले में तो यार रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, और आज विधानसभा में जो मैंने आपको बताया था कि नरही का जो कांड है, विधानसभा में विधान परिषद में भी पूछा गया था। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने उसका जवाब भी दिया था। और ये लॉ एंड ऑर्डर का एक ऐसा मामला है जो सरकार के लिए, सरकार उसको बड़े प्राउडली बता रही है कि देखिए भ्रष्टाचार स्वीकार्य नहीं है, और अगर हमारे यहाँ सिस्टम में भी होता है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन विपक्ष ये बताता है कि सच्चाई है, एक जगह दिख गई लेकिन बाकी जगह ऐसा ही चल रहा है। चूंकि एक जगह पकड़ लिए गए और इसकी शिकायत तो हमने खुद की थी, तो ये कैसा मामला है इसमें। लेकिन वरुण, ध्यान देने वाली बात जो ये है, जो अपडेट है वो तो आपने बता दी है, लेकिन एक अपडेट है कि अभी भी 3 लोग फरार हैं। एक और जो दूसरी चौकी थी कोरंटा डी चौकी, माफ कीजिएगा, उसका प्रभारी चौकी इंचार्ज जो राजेश कुमार प्रभाकर और 2 सिपाही अब तक फरार हैं। दूसरी बात मैंने आपको पहले भी बताया था इसी खबर को लेकर जब हम बात कर रहे थे कि कई सारे जो दलाल है वो उसमें जुड़े थे। माना जाता कि और भी इस तरीके के एजेंट दलाल हो सकते हैं जो शामिल हों। इसके अलावा मैंने जो आपसे कहा कि दूसरे और डिपार्टमेंट अभी भी इस मामले की जांच चल रही है कि ट्रांसपोर्ट से लेकर क्या बाकी डिपार्टमेंट के कोई लोग मिले थे, और अगर नहीं मिले थे तो इतना बड़ा रैकेट चल रहा था, उनको भनक कैसे नहीं लगी। इंटर स्टेट बॉर्डर है, इसकी जांच या इसकी सुरक्षा सिर्फ पुलिस के हवाले नहीं होती, परिवहन विभाग भी यहाँ पर गाड़ियों की जांच करता है। कितनी बसें, कितने ट्रक ऐसे हैं जो बिहार से होकर उत्तर प्रदेश में आते हैं। पिछले दिनों जो बस एक्सीडेंट हुए थे वो भी बिहार से आने वाली बसें थी। तो ऐसे में किस किस की नाक के नीचे से सब कुछ हो रहा था, और क्या इस तरीके का खेल जो विपक्ष का आरोप आज सदन में उठा था, लगा था, क्या उत्तर प्रदेश के और भी जिलों में जारी है। अब देख रहे हैं कि सरकार का जो एक्शन है, क्योंकि मैंने आपको मिर्जापुर की एक घटना बताई थी जो हुई थी, वहां पर भी एक एक्शन हुआ था। इसी तरीके से बलिया के जैसे मिर्जापुर में एक एक्शन हुआ, क्या बाकी जिलों में भी। और दबेसर में तो कई लोग ये बात कहते हैं कि हर जिले में अलग अलग स्तर पर इस तरीके की शिकायतें मिलती हैं, जिसमें पुलिसिया सिस्टम को लेकर वो सिस्टमेटिक करप्शन हर जगह नहीं कहा जा सकता, लेकिन तंत्र में एक व्यक्ति गड़बड़ है या पूरा तंत्र गड़बड़ है, ये जान से पहले पता भी नहीं चलेगा। तो ये एक चीज है जिस पर सरकार कैसे आगे एक्शन लेती है, क्या इसको लेकर कोई ड्राइव, कोई मिशन चलता है, वो देखना होगा वरुण। बिल्कुल, बहुत जरूरी जानकारी उत्कर्ष आपने दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद है कि ये तमाम खबरें, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे यूपी की बात के एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।